हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी पेपर फर्स्ट का चैप्टर कराऊंगी आज, नाड़ी संस्थान या नर्वस सिस्टम। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर क्या होता है या व्यवहार के जैविक आधार से हमारा क्या तात्पर्य है और न्यूरॉन की संरचना किस प्रकार से होती है। हमारा पूरा जो शरीर है वो नाड़ियों से बना हुआ है, असंख्य नाड़ियों का, स्नायुओं का जाल सा फैला हुआ है जिसे नाड़ी संस्थान कहते हैं। इन स्नायु की संरचना के बारे में हमने बात की थी और कितने तरह के स्नायु होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्नायु की संरचना क्या होती है, इस बारे में हमने इससे पहले वीडियो में आपसे चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे नाड़ी संस्थान किसे कहते हैं या नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं। तो मनुष्य के समस्त शरीर में स्नायु का जाल सा फैला हुआ है, इसी को हम नाड़ी संस्थान कहते हैं। और ये जो संरचना है नाड़ियों की, ये बहुत ही जटिल होती है। पूरे नाड़ी संस्थान को अध्ययन की दृष्टि से अगर हम देखें तो 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं: केंद्रीय नाड़ी संस्थान, सीमांत नाड़ी संस्थान, स्वायत्त नाड़ी संस्थान। केंद्रीय नाड़ी संस्थान सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको CNS कहते हैं शॉर्ट में। सीमांत नाड़ी संस्थान पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS कहते हैं। और स्वायत्त नाड़ी संस्थान ANS या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं। और अगर हम देखें तो चित्र के द्वारा हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे कि चित्र में बताया गया है कि नाड़ी संस्थान जो है वो पूरे नाड़ी संस्थान को हम अगर शॉर्ट में देखें तो इस तरह से चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के फिर से 2 भाग हैं, मस्तिष्क और सुषुम्ना। इसी तरह से PNS या परिधीय नाड़ी संस्थान के 2 भाग हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये पूरा नर्वस सिस्टम का एक चित्र है जिसको हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें तो मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे, केंद्रीय नाड़ी संस्थान के बारे में बात करेंगे कि केंद्रीय नाड़ी संस्थान जो है वो किस तरह से काम करता है। तो केंद्रीय नाड़ी संस्थान का हम देखें तो 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, मस्तिष्क और सुषुम्ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क के बारे में अगर हम इसकी संरचना देखें तो मस्तिष्क जो है वो उसके अलग अलग भाग हैं, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क के 2 भाग प्रमुख रूप से हैं, बृहद मस्तिष्क जिसको सेरिब्रम कहते हैं और लघु मस्तिष्क सेरिबेलम। लघु मस्तिष्क जैसा कि आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, और बृहद मस्तिष्क जो है वो क्योंकि आकार में ये बड़ा है इसीलिए इसको बृहद मस्तिष्क कहा गया है। तो मस्तिष्क प्राणी की समस्त क्रियाओं का एक प्रकार से संचालक है। प्राणी जैसे जैसे विकसित हुआ मस्तिष्क का आकार बढ़ता गया। असिमोव ने 1965 में कहा कि मनुष्य के मस्तिष्क एवं शरीर का अनुपात 1:60 है, 60। एक औसत मानव मस्तिष्क का वजन 2 से 3 पाउंड तक होता है। इसमें लगभग 10 अरब तंत्रिका कोश होते हैं। और मानव मस्तिष्क की खास बात यह है कि उसकी सभी कोशिकाएं जन्म से ही विद्यमान रहती हैं। बाद में केवल उनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, केवल वो वैसे विकसित होती हैं, संख्या उतनी ही रहती है। केवल कोशिका अथवा न्यूरॉन का आकार बढ़ जाता है, जैसे एक छोटा सा पौधा विकसित होकर विशाल वृक्ष बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से। तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की संरचना और उसके कार्य अगर हम देखें तो वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है वृहद मस्तिष्क। वृहद मस्तिष्क आकार में बड़ा होता है,
इसलिए इसे बृहद कहा गया है। यह खोपड़ी का सबसे आगे का भाग है। आगे का भाग है। इसकी ऊपरी सतह भूरे रंग की होती है, जिसकी बनावट अखरोट की मींगी या जो गिरी होती है, बीज होता है, उसके समान दिखाई पड़ती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये बृहद मस्तिष्क का जो चित्र है। बृहद मस्तिष्क की सतह में छोटी छोटी बहुत सी सिकुड़न दिखाई देती हैं। बृहद मस्तिष्क के बीच में एक दरार होती है, जिसको केंद्रीय दरार या सेंट्रल फिशर कहते हैं। यह दरार बृहद मस्तिष्क को दो गोलार्धों में बांट देती है। बृहद मस्तिष्क कुछ बड़े बड़े खंडों में विभक्त होता है, जिसे लोब्स कहते हैं। ये लोब्स आपस में संबंधित होते हैं। अब ये लोब्स जो चार हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे अग्रखंड। अग्रखंड या फ्रंटल लोब जो है वो केंद्रीय दरार के अतिरिक्त एक दूसरी दरार मस्तिष्क की लंबाई में होती है, जिसे सिल्वियस दरार कहते हैं। केंद्रीय दरार से आगे अग्रखंड का हिस्सा होता है। पार्श्विक खंड दूसरा, पैरेटल लोब, यह भाग पार्श्विक दरार के पृष्ठभाग तक फैला रहता है। तीसरा है पश्च कपाल खंड, यह सिर के बिल्कुल पीछे का भाग है। शंख खंड चौथा, यह मस्तिष्क के नीचे का तना है। इस प्रकार जो मस्तिष्क है वो चार खंडों में विभक्त रहता है और इसको हम लोब्स कहते हैं या मस्तिष्क के खंड कहते हैं। इसके अलावा बृहद मस्तिष्क के अगर हम बात करें उसके काम के, कौन कौन से काम बृहद मस्तिष्क करता है, बृहद मस्तिष्क के जो काम हैं उनके बारे में हम बात करें तो महासंयोजक, जो कि बृहद मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ता है, उसके अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं। और एक अध्ययन में ये देखा गया है कि बृहद मस्तिष्क की संरचना और कार्य की दृष्टि से मस्तिष्क के अन्य भागों की अपेक्षा बृहद मस्तिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। बृहद मस्तिष्क के एक विशेष भाग सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसे वल्कुट भी कहते हैं, उसके विभिन्न क्षेत्र होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। जैसे बृहद मस्तिष्क का एक क्षेत्र है संवेदी क्षेत्र। संवेदी क्षेत्र वो स्थान होता है मस्तिष्क का जो शरीर के विभिन्न भागों से आने वाली जो संवेदी तंत्रिका हैं उनके आवेगों को ग्रहण करते हैं। और संवेदी आवेग और उनका बृहद मस्तिष्क में स्थान जो है वो अलग अलग प्रकार से है। जैसे स्वाद और घ्राण संबंधी जो संवेदना है यह बृहद मस्तिष्क के उपकॉर्टेक्स से निर्धारित होती हैं। बृहद मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के नीचे एक घ्राण केंद्र होता है। नाक और जीभ से निकली हुई जो तंत्रिकाएं हैं वो यहीं आती हैं और संवेदना उत्पन्न करती हैं। इसी तरह से स्किन सेंसेशन, यह शरीर संवेदन क्षेत्र भी कहा जाता है और ये पैरेटल लोब में स्थित होता है, जहाँ त्वचा और शारीरिक गतियों से उत्पन्न संवेदी तंत्रिका आवेग आते हैं। दाहिने अंगों की त्वचा संवेदना बाएं गोलार्ध में होती हैं और बाएं अंगों की संवेदनाएं दाहिने गोलार्ध में होती हैं। इसके अलावा सुनने से संबंधित ऑडिटरी सेंसेशन, यह श्रवण क्षेत्र जो है वो बृहद मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में स्थित होता है और व्यक्ति के दोनों कानों का संबंध दोनों गोलार्धों से होता है, अर्थात दोनों ही कान एक गोलार्ध में स्थित श्रवण क्षेत्र से संबंधित होते हैं तथा दोनों ही कानों का संबंध दूसरे गोलार्ध में स्थित श्रवण क्षेत्रों के केंद्रों से होता है। यदि मनुष्य के दोनों गोलार्ध के श्रवण क्षेत्रों को नष्ट कर दिया जाए तो व्यक्ति पूरी तरह से बहरा हो जाता है। बृहद मस्तिष्क का अगला जो क्षेत्र है वो है दृष्टि संवेदन। ऑसिपिटल लोब के सबसे पीछे का जो क्षेत्र है वो दृष्टि संवेदन से संबंधित होता है। दृष्टि संवेदन पर दोनों गोलार्धों का समान नियंत्रण रहता है। यदि इस क्षेत्र को बिजली द्वारा उत्तेजित किया जाए तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के दृष्टि संवेदन होते हैं।
यदि किसी एक गोलार्ध के दृष्टि क्षेत्र को क्षति पहुंचाई जाए तो दोनों आँखों की दृष्टि क्षमता उसी अनुपात में घट जाएगी। यदि दोनों गोलार्धों के दृष्टि क्षेत्रों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसी तरह से गति क्षेत्र है। गति क्षेत्र केंद्रीय दरार के आगे ऊपर की ओर फैला हुआ होता है। इस क्षेत्र की विशेषता यह होती है कि इसके अधिकांश गति न्यूरॉन के लंबे लंबे अक्षतंतु सीधे सुषुम्ना तक चले आते हैं। गति क्षेत्र में अलग अलग भाग शरीर की विभिन्न गतियों का नियंत्रण करते हैं। कॉर्टेक्स के पास वाला भाग पैरों की उंगलियों का, तलवों और एडी की गतियों का संचालन करते हैं तथा गति क्षेत्र का सबसे नीचे वाला भाग चेहरे की गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसी तरह से स्पीच एरिया है। यह क्षेत्र फ्रंटल लोब में गति क्षेत्र के थोड़ा नीचे स्थित होता है और इस क्षेत्र की सबसे पहले जो खोज है वो ब्रोका ने 1691 में की। यह क्षेत्र बोलने से संबंधित गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण करता है। इसी तरह से साहचर्य क्षेत्र होता है। बृहद मस्तिष्क के उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों के अतिरिक्त जितना भी क्षेत्र रह जाता है वह साहचर्य क्षेत्र कहलाता है। इस साहचर्य क्षेत्र द्वारा प्राणी की अधिगम, स्मृति, चिंतन, कल्पना आदि से संबंधित क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इसी कारण साहचर्य क्षेत्र की क्रियाओं को संयोजन क्रियाएं भी कहा गया है। फ्रेंच और लेशले ने अपने अध्ययनों में देखा कि यदि फ्रंटल लोब के अग्रभाग को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए तो व्यक्ति सीखी हुई सामग्री को भूल जाता है। तो ये तो था बृहद मस्तिष्क के बारे में, उसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों का विभिन्न जो कार्य है उसके बारे में ये संपूर्ण चर्चा थी। इसके बाद जो दूसरा भाग है मस्तिष्क का वो है लघु मस्तिष्क। लघु मस्तिष्क क्योंकि जैसे कि इसके नाम से पता है आकार में छोटा होता है और यह लघु मस्तिष्क सुषुम्ना शीर्ष के ऊपर ऑसिपिटल लोब के नीचे स्थित होता है। इसका आकार छोटा होता है इसलिए इसे लघु मस्तिष्क कहा है। लघु मस्तिष्क की संरचना श्वेत और भूरे पदार्थों से होती है। लघु मस्तिष्क भी दो गोलार्धों में बटा होता है। पशु पक्षियों के लघु मस्तिष्क जो है वो बहुत अधिक विकसित होते हैं। मस्तिष्क का ये भाग पेशियों की स्फूर्ति बनाए रखता है और शारीरिक संतुलन एवं मुद्रा बनाए रखने में सहायता करता है। इसीलिए पशु पक्षियों की जो शारीरिक संतुलन है वो बहुत बेहतर होता है। जैसे आपने देखा होगा पेड़ पर बैठे हुए पक्षी बैठे बैठे ही सो जाते हैं और उनके शरीर का संतुलन फिर भी बना रहता है और वो नीचे नहीं गिरते हैं। यदि मस्तिष्क के इस भाग को क्षति पहुंचाई जाए तो प्राणी में शारीरिक क्रियाएं तो होगी परंतु उनका संगठन नहीं होगा आपस में। इसके अलावा तीसरा भाग जो है मस्तिष्क का वो है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन जिसको कहते हैं। मध्य मस्तिष्क जो कि मस्तिष्क में मध्य में स्थित होता है इसलिए इसको मध्य मस्तिष्क कहा गया है। मध्य मस्तिष्क के ठीक ऊपर बृहद मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के बीच मध्य मस्तिष्क का जो विशेष भाग है थैलेमस वो स्थित होता है। सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर सेतु और सेतु से थोड़ा आगे मध्य मस्तिष्क होता है और बृहद मस्तिष्क के दाएं भाग के स्नायु तंतु इस सेतु के बाएं भाग से होकर शरीर के बाएं भाग की मांसपेशियों तक जाते हैं। इस तरह स्नायु तंतु सेतु से होकर निकलते हैं। तो पहला भाग है मध्य मस्तिष्क का थैलेमस और दूसरा भाग है हाइपोथैलेमस। थैलेमस जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, थैलेमस एक छोटी सी मटर के दाने के बराबर इसका आकार होता है और थैलेमस एक प्रकार से प्रसारण केंद्र है क्योंकि मस्तिष्क के इस भाग द्वारा अधिकांश ज्ञानवाही नाड़ियों से आवेग बृहद मस्तिष्क में आते हैं और ये आवेग थैलेमस में इकट्ठा होकर बृहद मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों को प्रसारित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह एक प्रसारण केंद्र है थैलेमस।
और हाइपोथैलेमस मध्य मस्तिष्क का एक अन्य भाग है। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस भोजन करने और शारीरिक तापक्रम का नियंत्रण करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त सुख दुख यौन संबंधी कार्यों का संचालन भी इसी भाग द्वारा होता है और संवेगों के नियंत्रण में भी इस भाग का महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क के विभिन्न भाग, जिसमें बृहद मस्तिष्क के बारे में हमने बात की, मध्य मस्तिष्क के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। सुषुम्ना नाड़ी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाड़ी है और मस्तिष्क का एक विशेष ये भाग है सुषुम्ना। तो नेक्स्ट वीडियो में सुषुम्ना के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, मस्तिष्क और उसके अलग अलग भाग, जिसके बारे में केंद्रीय नाड़ी संस्थान के बारे में हमने बात की, जिसमें पहला भाग है मस्तिष्क जिसके बारे में हमने चर्चा की और दूसरा भाग है सुषुम्ना जिसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।